अगला बिंदु है नैतिक विकास के बाद हम आते हैं सामाजिक भेदभाव का अंत करने में सहायक होती है समानता की भावना, समानता का अधिकार। सामाजिक भेदभाव का अंत कम करने, ये वही बिंदु है जिसके बारे में पूर्व में कहा गया है बार बार, लेकिन एक सामाजिक भेदभाव की दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि समानता जो समाज है, जहाँ समाज समानता की भावना है, वह समाज बड़ा शक्तिशाली रहेगा, स्वस्थ रहेगा। प्राचीन काल में भारतीय समाज जो था उसमें बहुत असमानता थी, बहुत तरीके की बातें ऐसी उसमें समाज में डली हुई थी हमारी संस्कृति में, जिसमें असमानता बहुत व्याप्त थी। इसीलिए इस असमानता के कारण ही हमारे यहाँ बहुत तरह के वर्ग थे। बहुत तरह के वर्ग होने के कारण दोनों सब में किसी में एक दूसरे के साथ टकराव ही होते रहता था, और इस एक दूसरे के बीच के टकराव का फ़ायदा विदेशी ताकतों ने उठाया, चाहे वे मुस्लिम हमले रहे हों, चाहे वे नादिर शाह के हमले रहे हों, चाहे अहमद शाह अब्दाली के या मोहम्मद गजनी के, गौरी के, और उसके बाद अंग्रेज़ों का आना, पुर्तगीज़ का आना, हॉलैंड के लोगों का आना, फ्रांस के लोगों का आना और भारत पर शासन करने का प्रयास करना। 700-800 साल की जो हमने गुलामी देखी और भारत की आज जो गत है, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो हम उसके आर्थिक बैकवर्डनेस की, आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें, ये 800-900 वर्ष भारत के वे काल हैं जब हमारे समाज में वर्गीकरण था विभिन्न तरीकों से। असमानता के कारण ऐसी भावनाएं, ऐसे मूल्य ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे जिसने असमानताओं को पनाह दी, ऐसी भावनाओं को बढ़ाया, और इसके कारण हम एकजुट नहीं हो पाए, हम शक्तिशाली नहीं हो पाए, बलवती नहीं हो पाए। तो इसलिए ये आवश्यक है समझना कि समानता का अधिकार जो है वह सामाजिक भेदभाव को न्यूनतम करने में, समाप्त करने में के लिए बहुत आवश्यक है। हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता खोने के हमारे बहुत से कारण, हमने इन 800 सालों में हमने स्वतंत्रता खोई। कारण क्या था? क्योंकि असमानता थी, समानता नहीं थी। तो स्वतंत्रता गई क्योंकि समानता गई। दूसरे शब्दों में ये एक बिंदु हमारे आपके सोचने के लिए है कि क्या समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं कि विरोधी हैं, क्योंकि आगे इस पर फिर थोड़ी सी चर्चा होगी इनकी पूर्णता और विरोधीपन पे। राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये सब जो बातें हैं किसी नागरिक विचारों के अनुसार ना हो, और आप देखेंगे कि इसी सामाजिक भेदभाव के अंत करने के ही प्रयासों के तहत मैं फिर कहूँगा कि विभिन्न पदों पर जो विभिन्न विभूतियाँ बैठी हैं, जिन्होंने विभिन्न पदों को शोभायमान किया भारत में, वह सामाजिक एकता के कारण ही था, सामाजिक समानता के कारण ही था, सामाजिक भेदभाव के कम करने का ही परिणाम था। और यह सब किसने कम किया? शासन ने, राज्य ने, स्टेट ने। स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा सतत रूप से समानता के विचार को विकसित करने का प्रयास और उस दिशा में बनाए गए कानूनों का परिणाम कि ये सारे बिंदु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं इतने पिछड़े वर्ग के थे, वे हमारे संविधान निर्माता बने। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव का अंत करने में सहायक होगा यदि समानता की भावना को बढ़ाया जाए। यदि इन पदों पर ये व्यक्ति बैठते हैं तो क्या केवल इन व्यक्तियों का ही विकास होता है जिनकी मैंने चर्चा की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सांसद हों, चाहे वे राष्ट्रपति पद पे हों या सेना में हों,
जो लोग इन उच्च पदों पर बैठे हैं, सवाल ये है कि क्या इन उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का ही केवल विकास हुआ है? नहीं, इनके बैठने से इनके समाज, इनके तबके के लोगों का भी विकास होता है। उनकी आवाज़ भी मुखर होती है। निम्न वर्ग की आवाज़, पिछड़े वर्ग की आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है। उनकी समस्याएं इन पदों में बैठे हुए व्यक्तियों के माध्यम से ऊपर तक जाती हैं और फिर सरकार के पास जब ये आवाज़ पहुंचती है, ये चिंताएं पहुंचती हैं, तो सरकार उस पर आवश्यक कदम उठाती है। तो इसलिए अवसर की समानता, सामाजिक भेदभाव के दूर करने का प्रयास, ये सब उस दिशा में कार्य करते हैं जहाँ पर ये कमज़ोर तबके के लोगों को ऊपर पहुँचने का अवसर मिलता है, ऊपर पहुँचने का मौका मिलता है। तो समानता के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सामाजिक भेदभाव का अंत हो। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता की बात करते समय कम से कम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी और शिक्षक और राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए लोगों का ध्यान एक शब्द पर हमेशा जाता है और वह है समाजवाद। समाजवाद, आखिर समाजवाद है क्या? इसके मायने क्या है? समाजवाद वैसे तो एक आर्थिक व्यवस्था भी है और ये आर्थिक व्यवस्था से ही यह वाद, यह विचारधारा सामने आई है। तो पहले तो स्पष्ट कर लें कि समाजवाद एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा? जिसमें असमानताओं के जवाब में उपजे हुए कुछ राजनीतिक विचारों का समूह। शब्दों को देखिए, असमानताओं के जवाब में समाज में जो इतनी तरह की विषमताएं हैं, इतना विरोधाभास है, इतना असमानता है, ये असमानताओं का उत्तर है समाजवाद। समाजवाद उसका जवाब है। यानी समाजवाद असमानताओं को समाप्त करने के लिए बनाई गई या उपजी हुई एक विचारधारा है। ये खासकर वे असमानताएं हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पैदा हुई। समाजवाद बनाम पूंजीवाद। समाजवाद को अंग्रेजी में सोशलिज्म कहते हैं और पूंजीवाद को अंग्रेजी में कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म जो शब्द है, जैसा कि हिंदी में आप पढ़ रहे हैं पूंजीवाद, ऐसी विचारधारा जिसका ताल्लुक पूंजी से है। अंग्रेजी में पूंजी को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का एक अर्थ तो राजधानी है ही, दूसरा अर्थ है पूंजी। तो पूंजीवाद और कैपिटलिज्म या कैपिटलिज्म ये एक ही चीज है और इसका तात्पर्य समाजवाद की ठीक उल्टी विचारधारा से है। अब आखिर समाजवाद का जन्म पूंजीवाद के दृश्यों को देखकर हुआ, क्योंकि पूंजीवाद में असमानताएं बहुत हैं। खासकर वो असमानताएं जो पूंजीवाद के कारण उपजी हैं, पनपी हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के कारण जो दिखाई दे रही हैं, उसके जवाब में एक नई विचारधारा सामने आई। वह कहलाती है समाजवादी विचारधारा, सोशलिस्टिक विचारधारा। जैसे कैपिटलिज्म में कैपिटल का अर्थ पूंजी है, ऐसे ही सोशलिज्म में सोशल का अर्थ समाज है। यहाँ पे पूंजी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं, धन अर्थ से कोई ताल्लुकात नहीं। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु समाज है, जबकि पूंजीवादी विचारधारा का मुख्य केंद्र पूंजी है। समाजवाद का मुख्य सरोकार जो जितनी समानताएं हैं, असमानताएं हैं, उनको न्यूनतम करना, असमानताओं को कम से कम करने का प्रयास। कैसी असमानताएं? जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक आदि आदि। ये असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास और दूसरी ओर जो संसाधन है, जो अवसर हैं, वो सबको समान देने का प्रयास।
तो दो बिंदु समाजवाद में निहित हैं। पहला, यह समाज केंद्रित विचारधारा है। दूसरा, इसका ताल्लुक असमानताओं को न्यूनतम करना और जो भी अवसर हैं, जो भी संसाधन हैं, वो समान रूप से सबके लिए रखना। यह इस विचारधारा का मुख्य मुद्दा है। न्यायपूर्ण बंटवारा। यद्यपि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ नहीं रहते। पूंजीवाद मतलब क्या? पूंजी, बाजार, मार्केट। समाजवाद के लोग पूरी तरह से उसके खिलाफ नहीं है। मार्केट जहां पर उच्च नीची श्रेणी है, आर्थिक विषमताएं हैं, इसलिए मार्केट की बात कर रहे हैं। तो मार्केट में जो आर्थिक विषमताएं हैं, उसके कारण ऐसा ना समझा जाए कि समाजवादी लोग पूरी तरह मार्केट के खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कम से कम सरकारी नियमों के बल पर और सरकारी नियंत्रण के बल पर समानताएं लाई जा सकती हैं, विषमताएं कम की जा सकती हैं, न्यूनतम की जा सकती हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से क्षेत्रों में? शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरे शब्दों में इनका कहना है, यदि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानताओं को भरसक मिटा दिया जाए तो अन्य असमानताएं अपने आप गैर मीनिंग हो जाएंगी, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा, और इस प्रकार समाज एक हो जाएगा। थोड़ा हम समाजवाद को थोड़ा और समझें। भारत में, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, मुख्य समाजवादी भारत में जो हुए उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे भारत के। वैसे तो बहुत से लोग हुए, लेकिन राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े चिंतक, समाजवादी विचारक माने गए। और उन्होंने कहा, ये 5 तरह की असमानताओं के खिलाफ लड़ लें और असमानताओं को मिटा दें तो समाज एक आदर्श समाज बन सकता है। वो 5 असमानताएं कौन सी हैं जिसका जिक्र राम मनोहर लोहिया जी कर रहे थे? पहला, स्त्री पुरुष में असमानता। पुरुषों के द्वारा महिलाओं को हीन दृष्टि से देखना समाज में एक प्रथा ही बन पड़ी है। उन्हें कमजोर माना जाता है, उन्हें हमेशा बैक सीट पे रखा जाता है, उन्हें हमेशा पुरुषों की तुलना में दूसरा स्थान रखा जाता है। आखिर क्यों? तो स्त्री पुरुष की असमानता। दूसरा, चमड़ी के रंग के आधार पर असमानता, गोरा काला। यह है चमड़ी के रंग का मतलब, गोरा और काला। तीसरी असमानता है जातिगत, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि और अन्य हजारों उपजातियां, इसके कारण जो असमानताएं उपज रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करना। कुछ देशों का अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन, यह चौथा बिंदु, चौथी असमानता। कुछ देशों द्वारा कुछ अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन। ये औपनिवेशिक शासन का अर्थ क्या है? उपनिवेश यानी कॉलोनी। कॉलोनी का अर्थ मतलब ये शहर की कॉलोनियां नहीं है। कॉलोनी का अर्थ है किसी दूसरे देश को गुलाम बना देना। तो वो जो गुलाम देश है वह उपनिवेश कहलाता है। और उपनिवेश या गुलाम बनाने के पीछे कारण क्या होता है? साम्राज्य का विस्तार नहीं। वर्तमान पिछले 100-200 वर्षों में साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से किसी देश ने दूसरे देश पर कब्जा नहीं किया है। उसने कब्जा किया है उस देश पर वहां के संसाधनों के दोहन के लिए, वहां के सामानों का उपयोग करने के लिए। यदि वहां पर बहुत तेल मिल रहा है तो तेल का भरपूर उपयोग करने के लिए, तेल पर नियंत्रण के लिए उस देश पर कब्जा। ऐसे ही कुछ द्वीपों पर कब्जा वहां के सामरिक उपयोग के लिए, सामरिक अर्थ युद्ध के लिए, टापू कई बार जहाजों के लिए
पानी जहाज और हवाई जहाज दोनों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं लंबी समुद्र की यात्रा के दौरान। तो इसलिए भी इसके उपयोग के लिए उपनिवेश, तो ये उपनिवेश और गैर उपनिवेश देशों के बीच जो असमानता है उसे दूर करना। और अंतिम बात जो राम मनोहर लोहिया ने कही समाजवाद के लिए, उन्होंने कहा आर्थिक असमानता। ये 5 तरह की असमानताओं को यदि समाप्त कर दिया जाए तो समाज एक बहुत आदर्श समाज कहलाएगा। तो उनका कहना था इन 5 असमानताओं के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है, उसके पालन की जरूरत है, आदि आदि। यह आज स्व प्रमाणिक धारणा लगती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच ये बड़ा तर्क था कि असमानता का एक ही रूप है और वह है वर्गीकरण, वर्गीय असमानता यानी हायरार्की, वर्गीय यानी हायरार्की, श्रेणियों की असमानता ही है, बाकी सब असमानताएं कुछ नहीं है। इसलिए हमें इस श्रेणीबद्ध, श्रेणी निर्धारित, श्रेणी आधारित असमानता से संघर्ष करना होगा, उससे लड़ना होगा। बाकी जो असमानताएं हैं वे गौण हैं, निम्न हैं, और जैसे ही आर्थिक असमानता खत्म होगी बाकी सब असमानताएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक असमानता मतलब संपन्नता विपन्नता। यदि सभी लोग संपन्न हो जाएंगे तो अपने आप सब बराबर हो जाएंगे, लिंग जात पात का कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसा लोहिया के काल में बहुत से विचारकों का कहना था। तो उनका कहना था कि केवल एक ही असमानता को दूर कर लो, वह है आर्थिक, और आर्थिक असमानता दूर हुई तो बाकी असमानताएं अपने आप स्वतः गायब हो जाएंगी, स्वयं उड़ जाएंगी। लोहिया का कहना था कुछ दूसरा। उनका कहना था कि ये जो 5 असमानताओं के बारे में के नाम जो मैंने लिए, इनकी सबकी जड़ें अलग अलग हैं, सबके अलग अलग कारण हैं। तो हमें इन सब के कारणों को से लड़ना होगा, इन सब के कारणों को हटाना पड़ेगा। मात्र आर्थिक असमानता से ही बाकी असमानताएं मिट जाएंगी, ऐसा शायद मेरे अनुसार संभव नहीं है, ऐसा लोहिया का कहना था। उन्होंने कहा कि एकांगी क्रांति पर्याप्त नहीं है, 5 असमानताओं से लड़ें, यानी 5 बार क्रांतियों की जरूरत है। ये 5 असमानताएं 5 क्रांतियों के बल पर ही हट पाएंगी, तभी इसका निराकरण हो पाएगा। राम मनोहर लोहिया ने सूची में जो 5 नाम दिए थे उसमें उन्होंने 2 नाम और जोड़े बाद में, और कहा कि व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण और सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति, यानी सत्याग्रह और व्यक्तिगत जीवन में अन्यायपूर्ण अतिक्रमण, किसी दूसरे के द्वारा मेरे जीवन में किसी तरह का अतिक्रमण करना, इसको भी उन्होंने असमानता की श्रेणी में जोड़ा और कहा कि ये 7 तरह की असमानताएं 7 अलग अलग कारणों से उपजी हैं, विभिन्न कारण हैं। इसलिए किसी एक क्रांति से, आर्थिक क्रांति से ये संभव नहीं है। सब लोगों को हम आर्थिक रूप से समान कर दें तो बाकी असमानताएं मिट जाएंगी, वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी जो असमानताएं हैं उसको दूर करने का उतना ही सक्षम प्रयास, उतना ही सीरियस प्रयास होना चाहिए जितना आर्थिक विषमताओं को हटाने का। ये उसे सप्त क्रांतियां कहते थे। तो समाजवाद क्या है यह हमने समझा, पूंजीवाद क्या है यह हमने समझा, और साथ ही हमने जाना कि राम मनोहर लोहिया के विचार क्या थे, सप्त क्रांति। और उनका कहना था कि लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श ये सप्त क्रांति है। यदि ये 7 क्षेत्रों के लिए क्रांति होगी तभी समाजवाद आएगा, स्थिर समाजवाद आएगा, और पूंजीवाद की जो असमानताएं हैं, उसकी जो इतनी बुराइयां हैं, उसका निराकरण हो पाएगा, उससे मुक्ति मिल पाएगी। 6वां बिंदु है समानता के लिए जो आवश्यक है, आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक, आर्थिक विकास क्या है?
देश के आर्थिक विकास के कोई मायने नहीं है यदि व्यक्ति के आर्थिक विकास या समाज के लोगों का आर्थिक विकास न हो। और आर्थिक विकास से तात्पर्य है कि आर्थिक असमानता, हितों का टकराव व असंतोष को बढ़ावा देता है। यदि आर्थिक असमानता रही, अमीर गरीब की जो खाई है बहुत बढ़ गई, अधिकतर पैसा अमीरों तक चला गया और निर्धन निर्धन होकर रह गया, ऐसे में क्या होगा? पूर्व में मैंने बताया ये क्रांति को जन्म देता है, असंतोष को जन्म देता है, हितों के टकराव को जन्म देता है। और जब हितों का टकराव होता है तो निश्चित रूप से विद्रोह होते हैं, विरोध होते हैं, असंतोष होता है। इसलिए आर्थिक समानता एक बहुत आवश्यक तत्व है। आर्थिक समानता, इसके विपरीत हमें क्या करता है? यदि समानता हो, आर्थिक समानता, तो उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक समानता होगी तो विकास बढ़ेगा, सबका जीवन स्तर बढ़ेगा, सबका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं वह बढ़ेगा, और व्यक्तिगत साथ ही साथ राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि होगी। इसीलिए तो जो समानता की जब बात करते हैं तो समाजवाद, आपको याद होगा, स्वतंत्रता के साथ लोकतंत्र जुड़ा हुआ है और समानता के विचार के साथ समाजवाद विचार जुड़ा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? जहाँ सब समान हैं। इसीलिए समाजवाद में हम देखेंगे कि आर्थिक प्रगति जो है बड़ी तीव्र होती है। जो भी समाजवादी देश रहे वहाँ पे आर्थिक प्रगति बड़ी तेजी से हुई, क्योंकि समाज के सभी तबकों को आधारभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं देने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद दूसरी बातें होती हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आर्थिक विकास के लिए हमें समानता की भावना को प्रमोट करना अत्यावश्यक है। 7वां बिंदु, सामाजिक सुख व शांति के लिए। यह बात ऊपर आपको जो पूर्व में मैंने बताई है उसी का ही एक तरीके से निचोड़ है। यदि आर्थिक समानता है, यदि शोषण नहीं है, यदि एकता की भावना पनप रही है, यदि नैतिक मूल्यों का विकास हो रहा है, तो शांति रहेगी, सुख रहेगा और एकता की भावना, भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना, इसको ये बढ़ेंगे। संघर्ष का कोई स्थान नहीं रहता ऐसी जगह। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करना, ऐसी कोई जगह नहीं रहती। इसीलिए सुख, शांति और चहुर्मुखी विकास, सभी तरफ विकास होगा। कब? जब सामाजिक सुख व शांति के लिए प्रयास किए जाएं, यानी तब जब समानता का प्रयास किया जाए। यानी कुल मिला के राज्य को सतत रूप से समानता के लिए समानता की भावना को समाज में विकसित करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। उससे हमारे ये बहुत सारे बिंदुओं को मदद मिलेगी एक सार्थक समाज देने में। अगला बिंदु है न्याय के लिए आवश्यक है। समानता और न्याय, ये दोनों एक दूसरे के निश्चित रूप से पूरक हैं। स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं कि नहीं, इस पे तो वाद विवाद होता है, लेकिन समानता और न्याय को लेकर ऐसी कोई भावना नहीं। न्याय तभी होता है जब समानता हो। किस चीज़ में समानता? निर्णय में समानता। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर जहाँ पर न्याय ना हो वहाँ समानता ही होगी। यानी दूसरे शब्दों में जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो न्याय के लिए असमानता में जो न्याय जो है वह असंभव है। यदि समाज में असमानता रही, यदि हमने कहा कि ये निम्न वर्ग के द्वारा किया गया ये अपराध है और इसलिए अपराधी को कड़ी सज़ा दी जाए, और वही अपराध यदि उच्च वर्ग के द्वारा किया गया है किसी सदस्य के द्वारा और उसकी सज़ा का प्रावधान कुछ इस तरीके से है कि उसमें नरमी है, तो फिर ये समाज में असंतोष पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा। इसलिए समानता,
न्याय के मामले में समानता होना अत्यावश्यक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और उसी प्रकार रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कानून क्या है? सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, कानून के ऊपर कोई नहीं। यानी दूसरे शब्दों में हम देखें तो सभी लोग कानून से नीचे हैं, सभी लोग संविधान से बंधे हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे निम्न वर्ग का हो, यानी समान है, कानून की नज़र में समान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 8वां बिंदु कि न्याय के लिए ये अत्यावश्यक है, असमानता में न्याय संभव नहीं है और इसीलिए समानता आधारित न्याय व्यवस्था जरूरी है। इसी का अर्थ है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारे देश के संविधान में इस बात को बारंबार दोहराया गया है कि समाज के सभी तबके के लोग संविधान के सामने, कानून के सामने बराबर हैं, समान हैं।